तो क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक के थर्ड पार्ट में स्वागत है आपका। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जिस लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। आपको मालूम ही है क्यों, क्योंकि हर वीडियो में रहता है। और जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर अभी तक आपने बाकी कोर्सेज चेकआउट नहीं किए हैं इस चैनल पे तो उनको जरूर कीजिए। ओके, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेटमेंट है, बोला करेक्ट कौन सा है। पहला बोला इक्वेटोरियल रीजन में द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन। अब देखो ध्यान से सॉरी, इक्वेटोरियल रीजन ये है हमारा, और हम जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन में जो सन की रेज है वो थ्रू आउट द ईयर पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर एवरेज टेम्परेचर इतना ही है थ्रू आउट द ईयर तो बताओ वहां पे समर के अलावा और कोई सीजन होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मोर और लेस समर ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या बोला कि 4 मेन सीजन होता है। ठीक है, दूसरा, अच्छा इससे हम अगर आंसर पे पहुंचना चाहें तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर आ गया सी, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बाकी पार्ट भी देखेंगे। जैसे दूसरा बोला इन दी मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव मोर रेन। तो देखो मेडिटेरियन रीजन में मेडिटेरियन क्लाइमेट ऐसा होता है जिसमें समर जो है बहुत ड्राई होता है और विंटर वेट होता है, मतलब वहां पे बारिश होती है। तो ये जस्ट उल्टा बोल रहा है इसलिए ये गलत हुआ। तीसरा, चाइना टाइप क्लाइमेट में रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा बोला ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। ये भी ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ट्रॉपिक रीजन में जो हाईलैंड्स होते हैं ना, हाईलैंड मतलब टेबल टॉप, आपको मालूम है, प्लेटू, तो वो बहुत ही हाइट के होते हैं। मतलब ये हुआ कि हम समझते हैं कि टेबल टॉप जो होता है वो ऑब्वियस है हाइट पे होगा, एल्टीट्यूड ज्यादा होगा उनका। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे हम ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। वेरी गुड। और ह्यूमिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो हाँ है ना। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जोन देखने को मिलेंगे, क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलेंगे, जिसको इसने बोला कि जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। एकदम क्लियर हुआ क्या अभी आपको? चौथा स्टेटमेंट इस तरीके से क्लियर हुआ। तीसरा बता दिया, पहला दूसरा क्यों गलत हुआ वो भी समझा दिया। तो आंसर हो जाएगा डी, तीसरा और चौथा। पहला दूसरा गलत है, मैंने समझा दिया। तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। अब तीसरा देखो कि चाइना टाइप क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है बाय मानसून विंड दैट चेंज डायरेक्शन। और चाइना टाइप क्लाइमेट जो है हॉट और रेनी समर होता है और कोल्ड और ड्राई विंटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेडिटेरियन का जस्ट उल्टा बता रहा है ना, कि समर क्या होता है? हॉट एंड रेनी, और वहीं पे विंटर क्या होता है? कोल्ड एंड ड्राई। द रेनफॉल ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर बट इट इज मोर एबंडेंट कब? समर मंथ में। चौथा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि ट्रॉपिकल हाईलैंड में हैव अ लार्ज वेरिएशन इन एल्टीट्यूड जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को। हायर द एल्टीट्यूड the lower the temperature and the higher the precipitation। अब समझो ध्यान से, क्या बोला? एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर घटेगा और उसी हिसाब से जो प्रेसिपिटेशन है वो भी बढ़ेगा। इसलिए ट्रॉपिकल हाईलैंड्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन। समझा ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड कब की बात हो रही? 2002 के लास्ट डिकेड की बात हो रही। is associated with occasional weak मानसून रेन in the Indian subcontinent। याद कीजिए वीक मानसून रेन कब आता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? 2 चीजें समझाई मैंने। ला नीना, लिटिल बॉय इसका मतलब होता है, सॉरी लिटिल गर्ल इसका मतलब होता है, और अल नीनो है ना, ALEL और नीनो, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। ठीक है, तो मैंने समझाया था आपको कि नीना देवी हमारे इंडियन मानसून के लिए अच्छी है बट नीनो जो है वो बिल्कुल खराब है। तो इसलिए आप समझो कि वीक मानसून कौन करेगा? अल नीनो करेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ENSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ENSO। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना कि आपके लिए जैसे कि ओशियन करंट वाले में एकदम डिटेल में समझा दिया था, तो ऐसे ही ला नीना और इल नीनो को एक क्वेश्चन के साथ एकदम डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो बेयर मिनिमम है वो आप जानते रहो, क्या ये जो क्या है क्लाइमेटिक पैटर्न है ला नीना और अल नीनो, और साथ में अगर नीना देवी है ना, तो इंडियन मानसून के लिए अच्छा है, वहीं पे अल नीनो है तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि वो मानसून को वीक कर देता है। हमारे यहाँ मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में ठंडी गर्मी पड़ने लगती है, गर्मी के साथ साथ बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ने लगता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेयर मिनिमम ये जानते रहो कि फिनोमिना ऑफ अल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन जो कि डिटेक्ट हुआ लास्ट डिकेड में, उस टाइप की बात हो रही।
इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून रेन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी डिटेल है, बट मैंने आपको बोला ना किसी एक लेक्चर में मैं सारा कुछ समझा दूंगा, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, ये है लोकल विंड्स और यहाँ पे है रीजन। तो इसको जस्ट एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है क्या, इसको याद कर लेना है। याद करने का तरीका क्या मैंने बताया था, 2 बार पढ़ोगे 3 बार लिखोगे। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, फोन जो है वो बोला जाता है अल्प्स रीजन में। सिमून की बात किया जाए, सिमू होता है कुर्दिस्तान में, सांता आना कैलिफोर्निया में, और जोंडा कहाँ बचा, अर्जेंटीना में। तो ये याद कर लेना आप। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसलिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, इनके बारे में देख लो। जैसे फोन जो है एक ड्राई वार्म विंड है दैट ब्लोज डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। इट इज कॉमन इन अल्प्स बट इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर माउंटेनियन रीजन जैसे कि रॉकी और एंडीज। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकियों के बारे में दिया है, जस्ट ये जानते रहो कहाँ पे वो फ्लो करती है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरिंग फोर्टीज के बारे में। कुछ याद आ रहा है, मैंने पहले भी समझाया है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं याद आ रहा तो अभी फिर से समझा दूंगा। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। वो नॉर्दर्न में नहीं होता, केवल साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत हुआ। दूसरा, दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी। बिल्कुल ठीक है। देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये भी फैक्चुअली करेक्ट है, तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। चौथा बात करते हैं कि ओवर कॉस्ट करता है स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथा सही हुआ, पहला गलत, तो उसी से हमारा आंसर आ जाता, लेकिन फिर भी हमने बाकियों को भी देख लिया। अब देखो दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो इसका ये जो फैक्ट्स हो गया आपके लिए, तो आपको ध्यान में रखना है सच दैट अगले क्वेश्चन को इनके बेसिस पे आप सही करो। क्या ये रोरिंग फोर्टीज क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज विंड है जो ब्लो करती है बिटवीन 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और दे आर स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट एंड दे कैन रीच स्पीड अप टू 100 नॉट्स। अब 100 नॉट्स क्या होता है समझो, एक नॉट्स में 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 185 किलोमीटर पर आवर लगभग आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, 100 नॉट्स का मतलब इतना। दी वेस्टर्लीज आर कॉज्ड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, और देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो आप सेकंड वाले स्टेटमेंट में बोला था, सेकंड या थर्ड में, तो करेक्ट हो जाएगा। और ओवरकास्ट करती है, ओवरकास्ट स्काईज, रेन और रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम। तो ये चौथा स्टेटमेंट था, इसलिए करेक्ट हुआ। पहला गलत है, क्यों, क्योंकि ये ओनली ब्लो करती है कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला आ गया। पहला बोला ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल और लो टाइड इज अबव नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी अभी। नीप टाइड्स अकर ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून। बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि नीप टाइड तब बनता है जब फर्स्ट क्वार्टर मून और थर्ड क्वार्टर मून 90 डिग्री बनाता है सन और मून किससे, अर्थ से। देखो यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया अर्थ, यहाँ पे हो गया मून। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर मून और थर्ड क्वार्टर मून में अभी क्या मैं बोल रहा दिखा देता हूँ किससे, डायग्राम से। देखो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जिसमें असर्शन सही, रीजन गलत। देखो असर्शन सही क्यों है कि नीप टाइड अकर व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल, जैसा ऊपर मैंने बताया। ठीक है, तो अब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून फेज, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन पार्शियली कैंसिल आउट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून रिजल्टिंग इन लोअर हाई टाइड्स और हायर लोअर टाइड्स। लो टाइड मतलब जस्ट उल्टा होता है, समझ रहे हो क्या। जो हाई टाइड होता है वो थोड़ा लो होता है, और लो टाइड जो है वो थोड़ा हायर हो जाता है इन दैट केस, है ना। और ये यूजुअल से ऑब्वियस है, क्या है, डिफरेंट है। अब रीजन गलत है, क्यों, मैंने समझा दिया। ये रहा डायग्राम आपके सामने। देखो स्प्रिंग टाइड, जिसको सिजिगी भी बोलते हैं, वो इस तरीके से होता है जब तीनों के तीनों 180 डिग्री में आते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। कौन कौन, अर्थ, फुल मून और न्यू मून। ठीक है, सॉरी सन भी होगा यहाँ पे कहीं, अच्छा ये सन है। देखो यहाँ पे तो सन, मून और अर्थ तीनों एक ही सीध में आते हैं, एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में, तो उसको सिजगी या फिर स्प्रिंग टाइड्स बनता है। देखो ये क्या है, सोलर टाइड्स या फिर लूनर टाइड्स, है ना। और वहीं पर अगर हम नीप टाइड्स की बात करें तो यहाँ पे नो सिजगी होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। कितना, 90 डिग्री। तो फर्स्ट मून क्वार्टर इधर है, थर्ड मून क्वार्टर इधर है। जब थर्ड मून क्वार्टर हुआ तो लूनर साइड बना, फर्स्ट मून क्वार्टर हुआ तो सोलर साइड बना। बोलो एकदम क्लियर है क्या। फुल मून और न्यू मून के रिगार्डिंग ये सोलर टाइड और लूनर टाइड बनता है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला करेक्ट इज सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अपवर्ड।
सरफेस से अपवर्ड जाते हैं तो कौन कौन से लेयर पड़ती है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम है, कई बार अपन ने कर लिया, फिर से कर लेते हैं। ये देखो अर्थ का सरफेस हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। बोलो है ना। थर्मोस्फीयर को भी आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल रहते हैं टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है तो आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ट्रोपो, स्ट्रेटो जिसमें क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है, फिर मेजो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। तो यहाँ पे देख लो कौन सा सही बैठ रहा। ट्रोपो, स्ट्रेटो, आयनो और मेजो। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि मेजो पहले आएगा, स्ट्रेटो नहीं, पहले ट्रोपो। हाँ, ट्रोपो आ गया आंसर, क्यों? क्योंकि पहले चौथे में स्ट्रेटो पहले है। होपफुली आपको क्लियर क्या कि टीएसएमआई से ध्यान रहेगा क्या। एक और होता है जो है एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने समझा ही दिया। अब हर एक के बारे में एकदम डिटेल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में ये सब कुछ कर लिया था। बोला है ना। तो एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर जहां पे एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली फेड इनटू स्पेस। अब ग्रेजुअली बोलना एक क्वेश्चन में आ जाएगा एब्रप्टली, तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली धीरे 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 वो स्पेस में बदल जाता है। अगला देखो, तो अब इस पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। जैसे ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो पहला लेयर है, आपको पता है, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां पे मोस्ट वेदर अगर होते हैं। जो ट्रोपोस्फीयर है एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस टू लगभग 10 से 15 किलोमीटर। एक याद कीजिए, मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया था जिसमें इधर क्या था, इधर इन सब लेयर के नाम थे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इधर क्या था, हाइट था कि कहां से कहां तक है, और इधर क्या था, इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या होता है, और एक और कॉलम था किसी तरीके का। स्टार्टिंग के ही लेक्चर में था, होपफुली उसको आप वो आपको ध्यान में होगा, नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उससे रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए, लेकिन वहां पे जो मैंने प्रोवाइड किया था कंसोलिडेटेड मैनर में आपको मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या ध्यान में रखना है, ओजोन लेयर मिलती है, और मेसोस्फीयर में मोस्ट मीटरॉइड्स बर्न अप यहाँ पे होते हैं। और आयनोस्फीयर में बात किया जाए तो आयनोस्फीयर क्या है, एक डिस्टिंक्ट लेयर नहीं है, नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बट रेदर अ रीजन दैट ओवरलैप विद पार्ट्स ऑफ द अपर मेसोस्फीयर और लोअर थर्मोस्फीयर। जहाँ पे आयनोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर, समझ लो इतना। The ionosphere is ionized by solar radiation, creating a layer of electrically charged particle. तो इसलिए रेडियो वेव जो है यहाँ पे टकरा के वापस आ जाती है, ऐसे काम करती है आयनोस्फीयर की वजह से। अच्छा, थर्मोस्फीयर की बात करें, दिस इज फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ऑरोरा अकर्स। याद कीजिए ऑरोरा मैंने क्या समझाया था आपको, कि जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं तो बहुत ही रंग बिरंगी चीजें शो करती हैं टूवर्ड्स पोल, ठीक है, जिसको ऑरोराज बोलते हैं। चलो मैं दिखाई देता हूँ किसी एक लेक्चर में, इस वाले में नहीं, किसी और में, ऑरोराज। ऑरोराज, अच्छा ये तो एक्रेडिटेड आ गया। ऑरोराज, ऑरोराज इन पोल्स, ठीक है। ये देखो, ये तो बोला 55 माइल। ये देखो इमेज दिख रहा होगा, हाँ ऐसा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दिखती है कहाँ पे, पोल्स के साइड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सन से जो सोलर फ्लेयर्स आती है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो किधर चली जाती है, पोल्स की तरफ, और वहां फिर ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑरोराज। क्लियर है क्या? ओके। और ये कहाँ पे होता है? थर्मोस्फीयर में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड। देखो 1997 की बात है, फ्यूल वुड जो है सबसे ज्यादा कौन कंट्री प्रोड्यूस करता है? तो रसिया थी तब भी, अभी भी है, कि लगभग 20% फ्यूल वुड जो है यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस उसके पास बहुत ज्यादा जंगल है, बहुत ज्यादा जमीन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है फिर से एसेशन रीजन, क्या बोला, एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लेटीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो इक्वेटर है उससे 5 से 8 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और साउथ में जो एरिया है वो थ्रू आउट द ईयर रेन रिसीव करता है। सही बात है। दूसरा, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेंशनल रेनफॉल मोस्टली इन द नून नियर द इक्वेटर। बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे समझे ध्यान से? अब क्या हुआ कि नून के टाइम पे है ना, मतलब दोपहर में सन जो है एकदम टॉप पे है, टॉप मतलब एकदम स्ट्रेट ऊपर है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हीट पड़ेगी इक्वेटर पे। अब यहाँ पे हीट पड़ेगी तो यहाँ से वाटर जो है, वाटर वेपर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इवेपोरेट होके कंडेंसेट होके फिर क्या करेगा, और बारिश बनाएगा और कन्वेंशनल रेन होगी। इज दैट क्लियर? तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, देखो
5 to 8 डिग्री लेटीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इसका रीजन है कि इट इज द रीजन ऑफ ITCZ। क्या ITCZ का रीजन है, जो कि एक बेल्ट है लो प्रेशर का, जहां पे ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर मिलती हैं और जो एयर है वो राइज करता है ऊपर की तरफ, कंडेंसेट होता है, फिर बारिश हो जाती है। रीजन भी बिल्कुल सही है, मैंने समझा ही दिया और रीजन करेक्टली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या टिम्बर और कंट्री। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या करना है, इसको आपको याद करना है, रटना है, ठीक है, कि कौन सा टिम्बर कहाँ पे मिलता है। तो देखो ये ध्यान से, सीडार जो है वो मिलता है मैक्सिको में, जो कि एक कोनिफेरस ट्री है, फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मैक्सिको। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीडार इन मैक्सिको क्या है, मैक्सिकन सीडार है। अभी क्या करना है आपको, कौन सा टिम्बर है, कहाँ पे मिलता है और इसका क्या यूज है। देखो ये है सॉफ्ट एरोमेटिक वुड है, जो कि यूज किया जाता है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में, इंक्लूडिंग फर्नीचर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में और शिप बिल्डिंग में, ठीक है। मैक्सिकन सीडार इज ऑल्सो यूज टू मेक इसेंशियल ऑयल, जो कि यूज किया जाता है अरोमेथेरेपी में और अदर प्रोडक्ट में। द इसेंशियल ऑयल ऑफ सीडार वुड हैज ए वार्म वुडी सेंट दैट इज सेड टू बी कामिंग एंड रिलैक्सिंग। बस इतना चीज ध्यान में रखना है आपको, क्या कौन सा टिम्बर है, कहाँ पे मिलता है, उसका यूज क्या है, ठीक है क्या। ओके, सेम मैनर में डोगलस फिर जो है कनाडा में मिलता है, एक कोनिफेरस ट्री है, क्या वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलता है इंक्लूडिंग कनाडा। पेपर बनता है, पल्प बनता है, प्लाईवुड, ठीक है, 100 मीटर तक टॉल होते हैं और 1000 ईयर्स है ना, लिव फॉर 1000 ईयर्स, समझ रहे हो। और कोस्टल रेन फॉरेस्ट टू ड्राई इंटीरियर फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। बस इतना चीज ध्यान रखो, इनफ है। सेम वे में महागुनी की बात करें, होंडुरस में मिलता है, जो कि एक ट्रॉपिकल हार्डवुड है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलता है और रिच कलर, ब्यूटीफुल ग्रेन एंड ड्यूरेबिलिटी इसके लिए जाना जाता है। 40 मीटर टॉल होते हैं इनके ट्रीज और लगभग जीते हैं 500 ईयर के लिए। ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट और लो लैंड एरिया में मिले जाते हैं और स्लो ग्रोइंग ट्री है। अब इसी तरीके से टीक की बात किया जाए तो म्यांमार में मिलता है, ट्रॉपिकल हार्डवुड टिम्बर है, ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस और ब्यूटीफुल ग्रेन के लिए जाना जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लोरिंग और बोर्ड बिल्डिंग। क्या टीक, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाउड टाइप। तो क्लाउड टाइप के बारे में बोला कि दे आर बोर्न थ्रू कन्वेंशन, ठीक है, ओनली क्लाउड दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटिंग। ओके, दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर, क्या कॉलीफ्लावर शेप टावर्स ऑफन अनविल्ड टॉप्स, है ना। अब क्या करना है, सिंपली आपको इसको गूगल करके देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अभी सिंपली आपको क्या करना है, सारे के सारे क्लाउड्स को गूगल करके देखना है, इनका इमेज। चलो मैं आपको क्यूमुलोनिम्बस का दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस आपको मालूम है ना कि ये देखो, ये है क्यूमुलोनिम्बस, कॉलीफ्लावर की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है, वाह, क्या है क्यूमुलोनिम्बस, ये देखो कितना सही इमेज। ये डरावना लग रहा, ब्यूटीफुल लग रहा आपको, है, वो दोनों हो सकता है। एक साइकोलॉजी में कुछ कहना है डरावना और इसको लेकर। चलो आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये तीनों फीचर ध्यान में रखना है, इसी तरीके से बाकी चीजों को गूगल करके आप देख लेना, ठीक है। इमेज देखोगे ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो अगर हम बात करें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, तो बोर्न थ्रू कन्वेंशन विच आर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हेल, थंडर और लाइटनिंग, मेकिंग देम द ओनली क्लाउड टाइप एसोसिएटेड विद दीज वेदर फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not resultant of इल नीनो इफेक्ट। याद कीजिए, इल नीनो मैंने समझाया था आपको, है ना, क्या कि हमारे इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं हो। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कर देता है, फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट बोल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क करो, पहले बाकी देखो। इरेगुलरिटी इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, बिल्कुल। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिशेस इन द सी। तो देखो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा ही गलत होगा। क्यों गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ब्लो करती है फ्रॉम द साउथ ईस्ट टुवर्ड द इक्वेटर, कहां, पैसिफिक ओशियन में। ये नहीं डायरेक्टेड होती टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अल नीनो, ठीक है। क्या इंडियन ओशियन में डायरेक्ट नहीं होती, यहाँ पे क्या बोल दिया है, इंडियन ओशियन। याद कीजिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें फिर से उसने इंडियन ओशियन बोला था, लेकिन वहां पे भी क्या था, पैसिफिक ओशियन था। क्या था, पैसिफिक ओशियन। तो सेम रीजन की वजह से यहाँ पे भी गलत हुआ।
क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इल नीनो द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है मैं वीकेंड या फिर रिवर्स कर देती है अपने डायरेक्शन को इन सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक। कहाँ? सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में, लीडिंग टू रिड्यूस अप वेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, इल नीनो का इफेक्ट क्या पड़ता है एटमॉस्फेयर और ओशियन पे? ध्यान देखो, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्यूरिंग इल नीनो द ट्रेड विंड्स वीकेन या फिर इवन रिवर्स कर देता है डायरेक्शन। दिस अलाउज वार्म वाटर टू बिल्ड अप इन द सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब ये ध्यान में रखना क्या कि वार्म वाटर है ना, वो अलाउ करता है वार्म वाटर टू बिल्ड अप इन सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। वहीं पे अगर ला नीना की बात किया जाए तो कोल्ड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज ध्यान में रखना क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा है इल नीनो जो है इरेगुलरिटी कॉज करता है इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि द वार्म वाटर इन द सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है उसकी लोअर सैलिनिटी होती है देन नॉर्मल, जो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन को। दिस इन टर्न रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स इन दैट रीजन। ठीक है, तीसरा है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन, जो रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ फिशेस इन द सी। जो वार्म वाटर है इन द सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन इज आल्सो लेस न्यूट्रिएंट्स रिच देन नॉर्मल। This in turn reduce the amount of the plankton which are the base of the marine food chain. As a result, there are fewer fish in the sea. अब तीनों का मेन कॉज आपको पता चला क्या? बिल्कुल पता हो गया होगा कि वार्म वाटर जो है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये सारा कुछ कॉज करता है। क्या क्या? रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन और इरेगुलरिटी इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर और डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which one of the following is the most important factor for the formulation of smog? स्मॉग बनने के लिए है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो है फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्जन लीड। अब ये होता क्या है इसको समझो पहले, सारा कुछ समझाता हूं मैं। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग में द प्रेजेंस ऑफ एन इन्वर्जन लीड ट्रैप द पोल्यूटेंट नियर द ग्राउंड। क्या करता है? जो पोल्यूटेंट है उसको नियर द ग्राउंड ट्रैप करके रखता है, ऊपर जाने ही नहीं देता। एंड हिंडर देयर डिस्पर्सन लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट कहाँ? लोअर एटमॉस्फेयर में। जिस वजह से स्मॉग फॉर्म होता है, जो कि कंबाइन कर देता है विद अदर फैक्टर जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग। ठीक है, अब बात आती है कि इन्वर्जन लीड क्या होता है। तो एक लेयर ऑफ वार्म एयर है जो ट्रैप करता है पोल्यूटेंट को कहाँ पे? क्लोज टू ग्राउंड वाटर। इतना ध्यान रहेगा। गुड। इन्वर्जन लीड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। कैसे? वार्म एयर पहले ऊपर की तरफ उठती है तो और मिक्स करती है विद द कूलर एयर अबव। ये हेल्प करता है डिस्पर्स करने में पोल्यूटेंट कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। फिर क्या होता है? इन्वर्जन लीड फॉर्म होती है। कैसे? जब टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। देखो, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है टेम्परेचर क्या होता है? उसका फॉल करता है, राइट? तो टेम्परेचर घटता है और लेयर ऑफ वार्म एयर कैन फॉर्म नियर द ग्राउंड। दिस लेयर ऑफ वार्म एयर इज कॉल्ड इन्वर्जन लीड। इन्वर्जन का मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा। कहने का मतलब यह है कि वार्म एयर जब ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, तो नियर द अर्थ सरफेस एक वार्म एयर का लेयर बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन लीड फॉर्म हो गया। पोल्यूटेंट फिर ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वार्म लेयर है ना, तो वार्म लेयर से जो पोल्यूटेंट है वो उसको नीचे की तरफ ही दबा के रखती है, समझ, रोक के रखती है, ऊपर नहीं जाने देती। अब ये पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं जो रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, ऊपर देखा हमने, और वो स्मॉग फॉर्म करता है। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सरफेस हैज द हाईएस्ट अल्बेडो। आपको भी पता है क्या कि जो स्नो है ना, स्नो का अल्बेडो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 85 to 90%। ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्बेडो। इसको अगर उसमें देखा जाए पॉइंट में तो 0.85 से 0.90 होता है क्या? अल्बेडो ऑफ स्नो। अब बाकी चीजों का कम होता है, आपको मालूम ही है, जैसे कि अगर ब्रेन रॉकी की डोमिनेंट सरफेस का बात किया जाए तो उसका अल्बेडो लगभग 30% होता है, मतलब 30% सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सैंडी डेजर्ट की बात किया जाए 20% होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात किया जाए उसका बहुत कम 10% ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट। पहला, टेम्परेचर, अच्छा पहले देख तो लो किसके बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ध्यान है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सही है। बोलोगे सर कैसे सही है? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, तो बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। क्या? एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। तो बताओ भाई,
कि एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर क्या होगा, पहले घटता था, इसका उल्टा करोगे तो बढ़ने लगेगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है कैसे, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, इसीलिए इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। दूसरा, लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई एक आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे जो अर्थ है वो सारा का सारा हीट जो है, मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। अगर बादल हो, क्लियर स्काई ना हो तो ट्रैप हो जाता है, लेकिन अगर क्लियर स्काई हो तो वो ठंडी हो जाती है, कौन, अर्थ जो है कूल डाउन हो जाती है जल्दी। ठीक, तो जो मेन रीजन है किसका, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। तीसरा है, इट इज शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इट इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल। देखो ये लास्ट लाइन बोल के गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ ये पोल्स पे भी बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर दी ग्लोब लेकिन पोल पे नहीं, पोल पे भी बनता है। तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर आ जाएगा ए। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। पहला करेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रिफर टू सिचुएशन जहां पे नॉर्मल डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है ना। मतलब एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, इसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। दूसरा करेक्ट इसलिए है क्योंकि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑफन अकर ड्यूरिंग क्लियर और काम स्काई इन द विंटर। जब ग्राउंड लूज कर देता है हीट रेपिडली थ्रू आउट द रेडिएशन, और कूल एयर नियर दी सरफेस क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है और सिंक करती है। ठीक है, कूल एयर क्या होगी थी, डेंस हो जाती है और सिंक करती है। आपको पता है कूल एयर क्या करती है, सिंक करती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती है, बोलो हाँ ना। अब कूल एयर अगर नीचे है तो क्या होगा, वार्म एयर ऊपर होगी, तो नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो ठंडे से गर्म की तरफ जा रहे हो, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, बोलो हाँ ना। गुड, यही रीजन है इसका। तीसरा इनकरेक्ट है, मैंने बता ही दिया है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन आप ये पढ़ सकते हो कि रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है। जैसे इस टाइप का इन्वर्जन कहाँ पे होता है, नाइट में होता है, जब ग्राउंड जो है कूल्स ऑफ रेपिडली बाई रेडिएशन, द कूल एयर देन सिंक, वही जो मैंने ऊपर आपको समझाया। ठीक है, सबसिडेंस इन्वर्जन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन अकर जब एयर सिंक फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड एज द एयर सिंक इट कंप्रेसेस और वार्म अप। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन जो है मोस्ट कॉमन है जहां पे हाई प्रेशर सिस्टम होता है। इसी तरीके से फ्रंटल इन्वर्जन और टर्बुलेंस इन्वर्जन पढ़ सकते हो आप डिटेल में। फिर से यहाँ पे आ गया क्या, क्लाउड फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन से क्लाउड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, जानना, समझना है। जैसे साइरस क्लाउड की बात करें तो मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल एंड यूजुअली फाउंड हाई इन द एटमॉस्फेयर, दे आर ऑफन विस्पी और फीदरी इन अपीयरेंस। साइरस क्लाउड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रेसिपिटेशन। मतलब कि कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो सेम मैनर में जो साइरस क्लाउड है वो बरसते नहीं है ना, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रेसिपिटेशन। वहीं पे क्यूमुलस क्लाउड अभी मैंने दिखाया भी था आपको गूगल करके, सेम मैनर में आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, एक बार गूगल करके उनका इमेज देख लेना। एक को मैंने दिखाया था, होपफुली आपको ध्यान में होगा। सेम मैनर में अगर बाकियों को भी देख लोगे वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में टिकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेसिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा है। मैक्सिमम होता है पोल पे, बिल्कुल सही, और एब्सेंट होता है इक्वेटर पे, एकदम सही। रिफ्लेक्ट करता है विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, एकदम इक्वेटर पे जीरो होता है, पोल पे सबसे ज्यादा होता है। मतलब इक्वेटर से पोल पे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं जो कोरिलेसिस फोर्स है वो बढ़ता जाता है, इक्वेटर पे जीरो, पोल पे सबसे ज्यादा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किसी भी मूवी ऑब्जेक्ट को राइट साइड में शिफ्ट करता है, किधर, राइट साइड में। ठीक है, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट साइड में। एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। तो ये क्या बोला, साउदर्न में राइट साइड गलत बोला, इसलिए गलत हो गया। फिर चौथा सही होगा, क्यों, हमसे गलत पूछा था, हमें गलत मिल गया। चौथा बोला इट रिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात बोला। ठीक, तो गलत क्या बोला, सी वाला, तो हमें आंसर मिलेगा। होपफुली आपको एकदम क्लियर, इसलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक बात और पॉइंट में ध्यान रखना, एक पॉइंट और ध्यान में रखना, इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर जो कोरिलेसिस फोर्स है कॉज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट लीडिंग टू काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ साइक्लोन। कहाँ, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ साइक्लोन एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू द ओशियन करंट। वहीं पे डिफ्लेक्शन टू द राइट होता है कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है साइक्लोन का। इतना बात ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। अब ये है क्या, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना। फिर से साइक्लोन कहाँ पे बोलते हैं, इंडियन ओशियन में बोलते हैं। हरिकेन्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका साइड में, मतलब अटलांटिक ओशियन में। टाइफून की बात किया जाए तो टाइफून बोल देते हैं साउथ चाइना सी, मतलब दूसरे में, और विलीज होता है साइक्लोन का नाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो 34-21 दिख रहा, हाँ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो, कई बार देख चुके हैं, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बस नाम ही है साइक्लोन का अलग अलग जगह पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है
सी अ कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से है ना एक कोल्ड और ड्राई विंड ब्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका नाम है बोरा। क्या नाम है? बोरा। तो देखो, ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी एक कोल्ड और ड्राई विंड ब्लो करता है फ्रॉम द माउंटेन, उसका नाम है बोरा। एक स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और कैन रीच ह्यूरिकेन लाइक स्पीड। Bora brings cold temperature and clear sky, but it also causes damage to the structure or tree along the coast. Okay, some are cold wind along with their location. देखो यहाँ पे क्या किया, कोल्ड विंड और उनका लोकेशन कहाँ पे होंगे, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्या करना है, 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्या? मिस्ट्रेल कहाँ पे? फ्रांस से में। और नॉर्थ ईस्टर्न की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में साइबेरियन विंड, पुर्गा, जोंडा, बिल्ली, ये सारा कुछ आपको कितनी बार करना है? 2 बार पढ़ना है। ठीक है, क्या है कोल्ड विंड के सारे नाम है, कहाँ पे क्या बुलाते हैं उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी हार्डी सेल। याद कीजिए, हार्डी सेल मैंने बताया था आपको, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये हो गया फिर पोल के पास का सब पोलर, ये क्या हो गया सब ट्रॉपिक, ये हो गया सब पोलर। बोलो हाँ ना। तो हार्डी सेल थर्मल सर्कुलेशन, एयर राइजेज अप और फाइनली डिसेंड कहाँ पे करता है? देखो इक्वेटर पे एयर राइज करता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और डिसेंड करता है सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर सेल में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर सेल, ये हो गया लो प्रेशर, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, ऐसे बनता है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, गुड। ये बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर सेल, जो कि हो गया ऑप्शन सी। एकदम क्लियर, छोटी सी चीज है, कई बार देख चुके हैं हम। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्डी सेल प्रेजेंट इन दी बोथ हेमिस्फीयर, कहाँ पे? 10 से लेकर 30 डिग्री लेटीट्यूड। एक सोलर सेल ड्रिवन बाई हाई, अच्छा इसका इमेज ही मैंने दिखाया था, याद कीजिए हार्डी सेल का। अगर आप भूल गए हो, आप अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो गूगल करके देखो, क्यों? क्योंकि इमेज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आपको पता है टुंड्रा रीजन में इतना ज्यादा ठंड पड़ती है, इतना टेम्परेचर कम होता है कि वहां पे जो ट्रीज हैं वो सस्टेन ही नहीं कर पाते, इसलिए छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे, ट्रीज बड़े बड़े नहीं होते। देखो, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब कि ऐसी जमीन जो दो या दो से ज्यादा सालों के लिए जम गई हो, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, है ना। और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है। दीज कंडीशन आर नॉट कंडूसिव टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज ट्री और फॉरेस्ट। Instead, the tundra dominated by low-lying vegetable जैसे कि mosses, lichens और shrubs। ठीक है, वहां पे ऐसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, which one of the following indicate the tropical savanna climate। तो AW से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैं सोचा कि इसको भी मैं आपको एकदम एक वीडियो में डिटेल में समझा दूं कि इसको किस उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोड AW से। The tropical savanna climate is typically found in the region near the equator और distinct wet और dry season होता है, commonly associated with grassland, scattered trees और shrubs। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के बारे में सारा कुछ है, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, सिंपल चीज है। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है जाकिर खान साहब की कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अभी इसको मैं पूरा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि जानते हो ना, दिल तो पोएट है जी, मेरा दिल मैं बोल रहा। तो अभी तक अगर हो गया हो, आपका ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, तो आप जा सकते हो अगले लेक्चर में। बाकी जिनको सुनना है वो रुको। ठीक है, मैं सुना रहा, मैं शून्य पे सवार। ठीक है, मैं शून्य पे सवार हूं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिए। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मसाल हाथ में लिए। मैं सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होता ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। जाकिर खान।